कोई भी जो प्रश्न है, जैसे जगदीश जी का है, लगन, फोर्थ, मंगल कारक, किसानी का और चंद्रमा, अगर ये आपस में संबंध बना लेते हैं, संबंध ये जितना अच्छा होगा उतना ही ज्यादा अच्छे चांस होंगे सक्सेसफुल होने के। सपोज करो चंद्रमा 10वें भाव में बैठ जाए तो वो चौथे को देखेगा। मंगल और चंद्रमा आपस में संबंध बना लें या आपस में एक्सचेंज कर जाएं तो भी संबंध बन गया आपस में। चंद्रमा का संबंध लगन से हो गया तो भी संबंध बन गया। तो कोई भी प्रश्न आप उठाओगे तो उनका अगर आपस में इन एलिमेंट्स का अगर कोई कनेक्शन बनता है, और जितना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन उतना ज्यादा प्रश्न की सफलता। अगर आपस में कनेक्शन नहीं बनता है तो वहीं पर मामला गड़बड़ हो जाता है। सिंपल सी बात है। अब चलो दूसरे एंगल से देखते हैं। चौथे भाव का स्वामी और लगन का स्वामी क्या कहीं कनेक्शन बना रहे हैं? अगर बना रहे हैं तो व्यक्ति खुद दिलचस्पी लेगा जमीन को, मतलब खेती उगाने की। और दूसरा तरीका यह है कि जो व्यक्ति फिजिकली बहुत ढंग से काम नहीं कर सकते, वो लोग दूसरे किसान को दे देते हैं 50-50 पर। इसे हरियाणा में बोलते हैं बटाई पर देना। मतलब कि जमीन मेरी, पानी मेरा, और बाकी तेरा काम, तू उस पर मेहनत कर, जब फसल आएगी तो 50-50 बांट। जो भी उनका एग्रीमेंट हो वो एक अलग है। अगर ऐसे जमीन दी जा रही है तो 7th हाउस मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। 7th हाउस अगर कमजोर हो गया तो उस बार मामला नहीं बनेगा। एक चीज का ध्यान रखना है, शुक्र फ्रूट है, कहीं ऐसा तो नहीं फसल तो उगाई गई, फसल तैयार भी हो गई, पर काटी नहीं गई और लहराते हुए खेतों में ओले पड़ गए, या आजकल जैसे सर्दियों में पाला पड़ जाता है, पाला पड़ गया, XYZ कोई कीड़ा लग गया, कुछ भी लग गया, तो वहां पर क्या इंपॉर्टेंट है? वहां पे शुक्र इंपॉर्टेंट है, लहराते हुए खेत। अगर शुक्र ग्रह प्रश्ना में पीड़ित आ गया, क्या वो रीजन कुछ भी हो, मुझे खेती इतनी आती नहीं है, कोई आइडिया नहीं है, चाहे वो कीड़ा लगने के कारण, मौसम के कारण, जो भी मैंने सुना हुआ है वो मैं आपको बता रहा हूं। तो अगर शुक्र पाप ग्रह के से पीड़ित आ गया, नीच का आ गया, तो ये खड़ी फसल को नुकसान पहुंचाने वाला है। दाम ना मिलना, अब फसल भी हो गई, सब कुछ तैयार हो गया, अब किसान को बेचारे को दाम नहीं मिल रही। अब दाम नहीं मिलने के पीछे चौथे का 11वां पकड़ लिया करो प्रश्न को लिए। चौथे का 11वां यानी कि 2nd हाउस। अब देखो लॉजिक, आज मेरी प्रताप जी से बात हो रही थी दिन में, तो मैंने ये बात हुई थी कि उसका निचोड़ ये निकला था कि ज्योतिष में सूत्र जो होते हैं उसमें खुद का कॉमन सेंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कि भाई 2nd हाउस से ही धन आता है, चाहे वैसे पकड़ लो, चाहे 11वें से, हम 11वें लाभ में चौथे से 11वां पकड़ ले तो भी दूसरा ही आएगा, मुद्दा तो धन का ही है। तो अगर वो स्ट्रॉन्ग नहीं आया तो लाभ नहीं होगा, वहां पे दिक्कत आ जाएगी, वहां पे परेशानी आ जाएगी। ठीक है जगदीश जी। सर इसमें दो बातें होती हैं। एक तो जिस तरह आपने बोला कि 50-50 रेंट के ऊपर दे देते हैं, उसमें तो और खुद कास्ट करो तो उसमें ज्यादा इतना फर्क नहीं होता। दूसरा होता है कि उसको रेंट पे दे देते हैं कि आप मेरे को 30,000 पर एकड़ दे दीजिए और उस जमीन ये आपकी है, 1 साल तक आप इसमें कुछ बोएं, कुछ उगाएं, सब कुछ आपका है। और लेने वाला वो जब लेता है जमीन को, वो इस दृष्टिकोण से देखता है कि आप अगर उसको 30,000 तो उसको लैंड ऑनर को देंगे,
फिर उसके अंदर जो कॉस्ट लगाओगे, जमीन के ऊपर बोना है, हल चलाना है, जोतना है, बीज बोना है, पानी लगाना है, तो इसके ऊपर भी कॉस्ट आएगी। फिर फसल जो होगी उसके ऊपर भी कोई कीड़े मकोड़े या प्राकृतिक आपदा हो सकती है, तो उसको मतलब लाभ अगर वो 60,000 से ज्यादा अगर होगा तभी वो इसको लेगा, अदरवाइज वो उसमें नहीं लेता। तकरीबन ये देखा जाता है। लेकिन उसका मैं तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये पूछा था आपसे प्रश्न कि भाई हमें क्या करना चाहिए। भाई अगर फोरकास्ट ये आ रही है कि भाई कोई प्राकृतिक आपदा आएगी, फ्लड आएगा, तूफान आएगा, ओलावृष्टि आएंगी, तो इस प्रकार का हो तो आदमी यूं सोचे भाई इनसे बचने के लिए बेटर यूं है कि। जगदीश जी, आपने दो तरह के प्रश्नों को आपस में मिक्स किया। अगर आप पूछना चाहते हैं फोरकास्ट के बारे में, मौसम संबंधी, वो मंडेन एस्ट्रोलॉजी का विषय है, नंबर एक बात। जी यहाँ पर प्रश्न में आपसे रिलेटेड बात होगी, जैसे मैं जो समझ पाया, अगर आपको, मैंने इसलिए बिना पूछे ही प्रश्न का उत्तर दिया, अगर जी खड़े फसल मारी जाए, जी ओले आ जाएं और आ जाएं, तो शुक्र हम्म, को देखना है, शुक्र देखना है। अब उसमें भी बहुत सारी चीजें हैं। अगर जड़ ही गल गई, जड़ों में कीड़ा लगा, तो वहां पे राहु जिम्मेवार होगा। तो फसल कम पैदा हुई, मतलब फल नहीं लगा, फल छोटा लगा, कम लगा, कमजोर लगा, तो वहां पे शनि ग्रह जिम्मेदार होगा। अगर चंद्रमा बहुत उत्तम श्रेणी उत्तम है, गुरु बृहस्पति बहुत अच्छा है, तो नो डाउट जो चंद्रमा के अच्छे होने से फलों में रस ज्यादा आता है, मतलब फल ज्यादा लगता है, फल में रस भी ज्यादा आता है। इसी जी प्रकार से अगर गुरु ग्रह का प्रभाव हो तो हर तरह से उसके अंदर सेफ्टी होती है, उस फसल को सेफ्टी मिलती है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट है, इसको हम जोड़ करके देखा जा सकता है। पर मौसम कैसा रहेगा ये मंडेन का विषय है। अगर अभी आप पूछें कि गोचर के हिसाब से टेम्परेचर कैसा रहेगा, तो वो मंडेन का विषय है। फिर भी मैंने आपको मंडेन का एक सूत्र बताया था कि मंगल ग्रह जब भी राशि परिवर्तन करेगा, मौसम में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। और अभी सॉरी, मंगल ग्रह ने एक राशि परिवर्तन किया और मौसम में फर्क ये महसूस हो गया। हमने स्वेटर भी पहन रखी है, शॉल भी ओढ़ रखी है और टोपी साथ में रख रखी है, कि बात नहीं बनी तो ये भी पहन लेंगे भाई। मैंने तो ऊपर ही रखी हुई है गुरुजी। तो ये मंगल का राशि परिवर्तन का प्रभाव आपको देखने को मिला। कई जगह राजस्थान में ओले पड़ गए, तो वो सब चीजें। अब रत्नापुरी जी के और प्रताप जी के सवालों के ऊपर जवाब पे आते हैं, क्योंकि जगदीश जी तो जमीन के वैज्ञानिक हैं, और निश्चित रूप से मैं तो फंस जाऊंगा खेती के अंदर, तो कई टर्म्स ऐसी यूज कर सकते हैं। जगदीश आप जी सक्सेसफुली निकल गए हैं गुरुजी, आप कैसे जगदीश जी फंसे? 5,000 रुपए तो मैं आपको जवाब दूंगा। अब मेरी फीस 5,000 रुपए एक जवाब देने की। ठीक है ठीक है, प्रदीप जी आपके साथ केपी में आएंगे तभी देंगे। सर बहुत प्रदीप जी का कोर्स अनाउंस हो गया है, जो 15 जनवरी से है, 14 से है, 15 से है, शायद मेरे को लगता है 15 से ही है। तो केपी एस्ट्रोलॉजी का कोर्स है, आइए सब लोग। प्रदीप जी बहुत बहुत बधाई हो सर, बधाई हो। बधाई हो प्रदीप जी आपको। सर मेरा जो आपको सर प्रदीप सर, मेरा जो फोन नंबर है वही पेटीएम नंबर है, मिठाई के लिए आप भेज सकते हैं। ओके ठीक सर। सर हम लोग बहुत कहानी सुने हैं सर, मैंने बहुत नहीं, मैंने कि फलाना आदमी लापता हो गया था या नहीं पता चल रहा था, पंडित जी के यहाँ गए तो पंडित जी बोले कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, जाओ घर जाओ। पहुंच रहा है, पहुंच गया, और जब तक वो घर पहुंचा तब तक फलाना आदमी भी वापस आ गया। ठीक है, आप प्रश्न देखिए, आप भी बता सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, बहुत सिंपल है। जब भी सामने जो प्रश्न करता है, सिर्फ ये जानने की जरूरत है कि वो व्यक्ति जिसके बारे में प्रश्न पूछा जा रहा है
उसके ब्लड रिलेशन में क्या है। नंबर एक बात, क्या वो उसका बच्चा है, क्या भाई है, क्या पिता है, इस चीज से आप जान लीजिए। अब आपने क्या करना है, प्रश्न कुंडली बनानी है। अगर प्रश्न कुंडली में सबसे पहले आपको रिलेशन किस ग्रह से आ रहा है, रिलेशन किस ग्रह से आने का मतलब, सपोज करो एक पिता ही आया कि जी मेरा लड़का जो है नहीं मिल रहा है सारे गांव में, मैं गांव की घटना जानबूझ के ले रहा हूं कि हम सारे गांव में देहात में घूम आए और कल से लापता है और समझ में नहीं आ रहा कहाँ जाए। हमने तो हर तरह से प्रयास कर लिए, पुलिस में भी कंप्लेंट दे दी है, अभी तक नहीं आया। हमेशा अब ज्योतिषी को उन सभी संभावनाओं को तलाश करना पड़ता है जो जो घट सकती है। क्या घट सकता है, नंबर एक, खुद से भागा हो, मतलब वो किसी बात से रुष्ट हो गया और नाराज हो गया, खुद भाग गया, किसी भी घर वालों से, वो XYZ कुछ भी है, खुद भागा हो। नंबर दो, खुद भागा नहीं है, कोई बहका के ले गया, आप इधर को हीरो बनाएंगे, कुछ भी बनाएंगे, चल ये करते हैं, घर वालों से उठाया और पीछे भाग। तीसरा केस, ना भगाया गया ना वो बेचारा गया, उसको किडनैप कर लिया। तीसरा केस, किडनैप कर लिया। चौथा केस, किडनैप भी नहीं किया, बेचारा रास्ते में जा रहा था, उसके साथ कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई मिस हैपनिंग हो गई, कुछ भी मिस हैपनिंग हो गई। तो ये 4-5 तरह की चीजें बन करके निकल करके आती। फर्स्ट चीज, अगर मैं यहाँ पर एक एग्जांपल ले रहा हूं कि बच्चे का पिता आया है, फादर आया है, तो जो सामने बैठा है वो प्रश्न करता है, जो सामने बैठा है वो प्रश्न करता है। प्रश्न करता, ध्यान से समझना, प्रश्न करता किसके बारे में प्रश्न पूछ रहा है, उसका संबंध क्या है, उसका संबंध अपने बेटे से है। और बेटा कहां से देखोगे, पंचम भाव से। घुमा दो प्रश्न, पंचम भाव को लगन बना, क्योंकि गायब कौन है, पंचम। गायब कौन है, पंचम गायब है, प्रश्नकर्ता का पंचम गायब है। अब फिर आ जाओ, यहां पर लगन हुआ, अब प्रश्नकर्ता कि प्रश्न किसके बारे में पूछा जा रहा है, पंचम के बारे में, पंचम बन गया लगन। चंद्रमा को देखो, चंद्रमा को देखो, लगन का लॉर्ड यानी पंचमेश को देखो, इनका संबंध क्या छठे से बन रहा है, आठवें से बन रहा है, 12वें से बन रहा है। पहले इस बात पे हम जवाब देते हैं नेगेटिव सेंस में। छठे से बना है, किसी ने या तो मार पिटाई की है जिसकी वजह से वो बेहोशी की हालत में कहीं पड़ा है बेचारा, किसी ने उसको डैमेज किया है, कोई एक्सीडेंट हुआ है, कोई भी चीज पॉसिबल है। और उसमें भी जब हम ये पॉइंट पर पहुंचेंगे तो साथ में ग्रहों का साथ जरूर लेना है, वो भी मैं बताऊंगा। किडनैप, अगर संबंध अष्टम भाव से बन गया, किडनैप हुआ। द्वादश भाव से संबंध बन गया तो वह खुद छोड़ के भाग गया। अगर द्वादश में भी पंचम इन्वॉल्व हो गया, सप्तम इन्वॉल्व हो गया, तो समझना कोई बहका के ले गया। और बहका के दो ही तरीकों से ले जाता है, प्रेम से या कोई लालच दिखा करके। सप्तम लालच है, मतलब पार्टनरशिप, कि हम चलेंगे वहां खूब पैसा कमाएंगे। प्रेम से बहला फुसला करके ले जाना। सिंपल सूत्र है इसके। अब हमने क्या देखना है, लगन का लॉर्ड। अब ये लगन का लॉर्ड वही लगन का लॉर्ड है जो पंचम बना था, जो हमने लगन बनाया था, ये ध्यान रखिएगा, उसी को लगन रखना है। तो हमने क्या करा है, देखना है वो लगन का लॉर्ड कहां संबंध बना रहा है। अब दूसरे पॉइंट पे कि बिल्कुल सही है, ठीक ठाक है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, कहीं इधर उधर जाके बैठ गया, बेवकूफी दिखा रहा है।
अगर वह त्रिकोण भाव में बैठा है, यानी अपने से पंचम में बैठा है, तो अपने दोस्त के घर, मित्र के घर, प्रेमी के घर, प्रेमिका के घर मिलेगा, अपने चाहने वाले के घर पर मिलेगा या उसके साथ मिलेगा। नवम भाव में चला गया, किसी के साथ घूमने गया है, किसी पिकनिक स्थल पर, किसी मंदिर में, किसी धर्म स्थान में। अब उसके पीछे उसका स्पिरिचुअल मकसद भी हो सकता है, उसके पीछे उसका घूमने फिरने का मकसद भी हो सकता है कि किसी साधु से मिलने चला गया, संत से मिलने चला गया, किसी मंदिर में चला गया, शिवालय में चला गया और उसको लौट के आने में देर हो गई है या वहां रुक गया है किसी कारण से, और सूचना का साधन नहीं है, तो आप तक सूचना नहीं मिल रही है। अगर इस पर, यानी लगन पर, पंचम पर, नवम पर इस तरीके से कोई कॉम्बिनेशन बन रहा है, शुभ ग्रह का प्रभाव है, ही इज सेफ, मतलब वो बिल्कुल सेफ जोन में। सेफ जोन का मतलब कोई डेंट नहीं लगा है उसको, किसी ने किडनैप नहीं किया है, किसी के बंधन में नहीं है, बिल्कुल सेफ है। यहां पर प्रश्न कुंडली में कॉम्बिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट, कोई नेगेटिव कॉम्बिनेशन तो नहीं बन रहा। अगर शनि चंद्र का कॉम्बिनेशन है, शनि चंद्र आमने सामने, शनि चंद्रमा पर दृष्टि संबंध दे रहा है, तो कोई नशे की चीज खिला करके, पिला करके, बहला फुसला करके या कोई भी गलत चीज के प्रभाव में उसको बेहोश करके ले जाया गया। अब ये आपने देखना है कि अगर अष्टम का संबंध बन रहा है तो ये किडनैपिंग है। अगर अष्टम का संबंध नहीं बन रहा है तो किसी गलत दोस्त ने, गलत जान पहचान वाले ने उसको कोई नशा नुशा करा दिया जिससे वो बेहोश हालत में पड़ा हुआ है, उसका नहीं पता चल रहा है। अब यहाँ 2 पॉइंट बने। पहला पॉइंट ये बना कि वो गलत लोगों के हाथ में लग गया या गलत जगह पहुंच गया है। दूसरा पॉइंट बना, ही इज वेरी सेफ, सेफ है पर हमसे थोड़ा दाएं बाएं। प्रश्न उठता है, अगर वो सेफ है तो कब तक लौट करके आएगा? सामने वाले का सेकंड प्रश्न क्या आएगा? यही आएगा, अगर वो सेफ है तो कब तक लौट करके आएगा? तो यहां पर ध्यान रखिएगा, प्रश्न नंबर 2 चंद्रमा से आया, तो जो भी चंद्रमा है, जिस भाव में भी, जिस भाव में चंद्रमा है उसी को लगन बना लीजिएगा, यानी चंद्र कुंडली जो है वो चंद्र कुंडली लगन कुंडली हो जाएगी। अब आपने क्या देखना है, वो कब आएगा? अगर वो अपने से दूसरे भाव में यानी सेकंड हाउस में जब एंटर करेगा तो सूचना घर वालों को, परिवार को, रिश्तेदारों को मिल जाएगी कि वो कहां पर है। शर्त यहां पर एक है, कोई भी अशुभ ग्रह ना बैठा है, कोई राहु ना हो, कोई शनि ना हो, कोई मंगल जैसा ग्रह ना हो। जैसे आज का चंद्रमा है तो आपने दिमाग लगाया भाई ये तो परसों जाकर के दूसरे भाव में आएगा, लगन से अगले भाव में परसों आएगा, तो यानी कि परसों कोई सूचना मिलनी चाहिए। पर वहां पर कोई पाप ग्रह बैठा होगा तो सूचना नहीं मिलने देगा, तो अब क्या करें जी? फिर उससे आगे बढ़ जाओ, भाई सूचना नहीं मिल रही है। चंद्रमा को आगे जब तक गिनो जब तक चौथा भाव में ना एंटर कर जाए। तारीखें देखो, पंचांग से देख लो, कैलेंडर से देख लो, जैसे मर्जी हिसाब लगा लो कि वो 4th हाउस में जब एंट्री करेगा तो घर में एंट्री हो जाएगी। 4th हाउस में अगर एंट्री करेगा तो घर में एंट्री हो जाएगी। क्या वो उसी दिन वापिस आ सकता है जिसमें प्रश्नकर्ता पूछ रहा है? जैसे आपने कहा भाई घर जाओ, घर बैठा मिलेगा, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। यदि लगन पर बैठे हुए चंद्रमा को, यदि लगन के ऊपर बैठे हुए चंद्रमा, क्योंकि सेकंड प्रश्न हमने चंद्रमा से लिया है तो चंद्रमा लगन पे ही रहेगा, तो चतुर्थेश कोई कनेक्शन बना रहा है
या कनेक्शन का मतलब या तो उसके साथ जाके बैठ जाए या उसके साथ दृष्टि संबंध करें। नवम भाव का स्वामी उसके साथ संबंध बना ले तो क्या हुआ, शुभ ग्रह दृष्टि संबंध करे, चतुर्थे दृष्टि संबंध करे या संबंध करे, नवम भाव दृष्टि करे या साथ बैठ जाए, कोई भी किसी प्रकार का संबंध बना ले, तुरंत वापसी होती है। तुरंत का मतलब सेम डे, कि चंद्रमा सेकंड हाउस में लौटने से पहले। अब मान लीजिए चंद्रमा आज का 15 डिग्री का, तो कल दोपहर तक शाम तक वो पूरा कर लेगा। तो यानी आप कह सकते हैं भाई कल दोपहर से पहले पहले वो अपने आप ही आ जाएगा, चिंता ना करो, ही इज सेफ। बस ध्यान ये रखना है अष्टमेश षष्ठेश यहाँ पर शामिल नहीं होने चाहिए। नहीं, ये विघन है, विघन का मतलब ऑब्स्टेकल है, उसको बंदे को वापस नहीं आने देंगे, उसमें दिक्कत पैदा करेंगे। तो ये अष्टमेश षष्ठेश ये चंद्र कुंडली का, चंद्र कुंडली का हर पर्सन से जो लगन बनेगा उसका षष्ठेश अष्टमेश देखना है आपने। अभी प्रश्न नंबर संख्या 2 चल रही है, पहले में तो हमने इतने पॉइंट को निचोड़ा है। देखिए, पॉजिटिव बोलने से पहले लापता व्यक्ति के लिए नेगेटिव जरूर चेक कर लें। अगर नेगेटिव कुछ नहीं हुआ तो इसमें पॉजिटिव है तो या आ जाएगा, कल आएगा, परसों आएगा, 6 महीने बाद आएगा, लौटेगा तो सही कम से कम, या कभी ना कभी सूचना मिलेगी उसकी। तो 6, 8, 12 को छोड़ करके बाकी सब चीजें पॉजिटिव हैं। और तीसरा भाव देरी से सूचना देगा। तीसरा भाव शनि का संबंध हो जाना देरी से सूचना देता है। देरी का सूचना का मतलब कि कहां पर है, कब है, कैसे है। यानी बंदा तो आप कह सकते हो सेफ है, पर आपको इस बात की सूचना में काफी समय लगेगा। इमीडिएट नहीं पता चलेगा भाई वो फलानी जगह है। जैसे मेरे पास एक प्रश्न आया था, हमारे एक स्टूडेंट के फादर साहब जो लाइव क्लास में थे, छोड़ करके चले गए, मतलब बच्चों से झगड़ा झोड़ा करके, किसी घर वालों से, परिवार से तंग होकर के, और चले गए साहब। तो मेरे पास वो बेचारे आए कि गुरुजी देखो, तो कि पिताजी नहीं कहीं मिल रहे। तो मैंने वो सब पॉइंट देखे, मैंने कहा देखो जी पिताजी बिल्कुल सेफ है, क्योंकि उनके दिमाग में ये था कहीं कुछ कर ना लिया। मैंने कहा जी बिल्कुल कोई सुसाइडल मामला नहीं बनता है, ना सुसाइड किया है, बिल्कुल सेफ जोन में है, चिंता करने की जरूरत नहीं। अब यहाँ क्या आया था, नवम भाव के साथ कनेक्शन आया था। मैंने कहा कि वो किसी तीर्थ स्थान पर हैं या किसी मंदिर शिवालय के अंदर हैं या कहीं साधु संतों के पास है, कहीं ऐसी जगह कनेक्शन में है। तो उन्होंने कहा हमारे पिताजी तो धार्मिक है ही नहीं, वो कहीं नहीं जाते हैं, वो साधु संतों गुरु चेलों के चक्कर में नहीं पड़ते जी वो। तो अब मेरे लिए टेंशन का विषय हुआ। बोले जी, और उनको तो पक्का कन्फर्म है क्योंकि झगड़ा करके गए। अब झगड़ा करके गया तो आदमी को बिल्कुल वेल कन्फर्म होता है कि भाई बंदा जो है अपना किसी गलत उद्देश्य से तो नहीं चला गया। अब मैंने कहा भाई वहां पे बिल्कुल सेफ दिखा रहा है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं, पर अब उनके तो नहीं शांति पड़ी ना, मामला गड़बड़ है, क्योंकि भाई वो तो बात बनी थी। अब मंदिर भी ये तो कहाँ मुंह में, और ऊपर से कोई उनका प्रिय मंदिर नहीं। भाई एक आदमी जो रोज जाता है तो घर वालों को पता होता है कि फलानी फलानी जगह हमारा घर का आदमी जाता है, तो लोग क्या करते हैं उन्हीं स्थानों पे ढूंढते हैं जहां वो अक्सर जाता है। तो अक्सर मिल भी जाता है, अक्सर उदास बैठा होता है या हताश बैठा होता है। मैंने कहा तीसरे दिन, दूसरे से लेके तीसरे दिन के बीच में सूचना मिलेगी और सेफ है, पर तीसरे भाव का भी कनेक्शन बन रहा है, तो इसलिए उसी समय नहीं लौटेंगे। तो उनको तो यही था सूचना ही मिल जाए कि बंदा तो सेफ है, कोई बात नहीं, देखी जाएगी। नेट तीसरे दिन उनको सूचना लगी
और वो व्यक्ति मेरे बहुत ही प्यारे स्टूडेंट रहे हैं, आज भी हैं। मेरा उनसे बहुत अच्छा प्रेम संबंध है। कभी ऑनलाइन आए तो मैं जरूर आपसे मुलाकात कराऊंगा। आप ये देखिए कि तीसरे दिन सूचना मिली, उनका फोन आया, बोला गुरुजी पता चल गया वो किसी राधा स्वामी के सत्संग में। तो मैंने कहा यार ये सत्संग में कैसे पूछ गए? कहते यही समझ में नहीं आ रहा है, ये राधा स्वामी गुरु चेलों को किसी को मानते ही नहीं। मैंने कहा चलो वो क्या कह रहे हैं, सेफ तो है। वो कह रहे खबरदार कोई मेरे पास आया नहीं मैं यहां से भी भाग जाऊंगा। मैंने कहा पहले तो उनको वहीं लोकेट करो कि भाई तुम कहीं मत जाओ, हम नहीं आ रहे, बस तुम आने की सूचना दे दो, कब आओगे? तो वो गुस्से में थे, वो कहते मैं तो नहीं आना, जाओ भागो। अब वो गवर्नमेंट जॉब से रिटायर्ड थे, तो अब हर आदमी गवर्नमेंट जॉब वाला वैसे ही समझदार ज्यादा होता है। हमारे जगदीश जी की तरह समझदार आदमी थे वो, तो विद्वान आदमी थे। तो बोले भाई मैं तो नहीं आ रहा, पर कह उन्होंने आश्वासन दिया कि हम नहीं पहुंचेंगे। मैंने कहा पहुंच लो वहां पे, और 2-3 लोगों को फोन किया कि इनको कहीं जाने मत देना, और फिर वो हाथ जोड़ के पैर पकड़ पकड़ करके घर पे ले आए। आज वो बिल्कुल सही है, अब तो वो अपना घर बनवा रहे हैं। तो कहने का मतलब कभी कभी हो जाता है गुस्से के अंदर, पर प्रश्न ने बिल्कुल सटीक आंसर दिया। पर हाँ कभी कभी ऐसा भी होता है, एक मेरे पास केस और भी है, नेवी का केस है ये। एक हाँ सिस्टर ने, सिस्टर का ही थी, उसका भाई नेवी में था, और उसने मेरे पास आकर के बड़ी हताश थी कि हमारे भाई जो है गुम हो गए। मैंने कहा कहाँ गुम हुए, कैसे गुम हुए? तो कहते जहाज पे से गुम हो गए। नेवी का जो जहाज होता है पानी वाला, अरे बाप रे, वहां से गायब होने का मतलब तो समुद्र में। भाई और तो कहाँ गायब होगा, जहाज कितना बड़ा, ढूंढ तो लेंगी। बोले जी ढूंढ तो ले आई सारे, तो पता नहीं लग रहा है कि हुआ क्या। मैंने कहा यार ये तो बड़ी समस्या है, और कोई भी गवर्नमेंट का आदमी बताने को तैयार नहीं कि हुआ क्या। अब घर वालों को उसमें षड्यंत्र की वो आने लगी, भाई मामला गड़बड़ है और हमें नहीं बताया गया। ये मेरे लिए बहुत टिपिकल था। मैंने प्रश्न कुंडली बनाई, मैंने कहा बैठो, मैं भी नहीं बताऊंगा। मैं किताब लेके बैठा बाकायदा, लिटरली प्रश्न की 2-3 किताबें मेरे सामने रखी, क्योंकि जब मैटर बहुत सीरियसली हो तो मैं अक्सर कहता हूं कभी भी प्रतिभा प्रदर्शन के चक्कर में गलत आंसर मत दो, या हाथ जोड़ लो कि साहब ये मेरे बस की बात नहीं है। ठीक है, अपने मैं किताबें रखी, बड़ा दिमाग लगाया उन्हीं के सामने। मैंने कहा साहब ये तो मामला गड़बड़ हो गया, यहाँ पर हुआ तो इनके साथ दुर्घटना है, पर वो दुर्घटना वो लोग नहीं बता पाएंगे, और उन्हीं के लोगों से गड़बड़ हुई है। गड़बड़ इन द मिस है, मतलब वो उसको मारना नहीं चाह रहे थे, ना उन्होंने कोई मारने का प्रयास किया, उन्हीं का वो व्यक्ति खुद ही फिसल गया गलती से। मरने वाला मरना नहीं चाहता था, और जो लोग साथ खड़े थे वो मारना नहीं चाहते। वो मिस हैपनिंग, मैंने कहा ये मिस हैपनिंग है, आपको सूचना मिल जाएगी, पर कम से कम 30 दिन लगेंगे। 30 दिन से पहले कोई सूचना नहीं। और आखिर उन्होंने 42 या 45 दिन के बाद उन्होंने कहा ऐसे ऐसे घटना हुई थी। और इस बीच क्या हो रहा था, इस बीच वो ये सोच में पड़ रहे थे कि हम बताएं कि ना बताएं, बताएं तो कैसे बताएं। तो प्रश्न में ये चीजें निकाली जा सकती हैं, पर मेरा ये मानना है, जो मैं खुद अनुभव करता हूं मैं उसकी बता रहा हूं आपको। भाई सबसे पहले ऐसे टिपिकल केस में अपने भगवान को याद करो, अपने गुरु महाराज को याद करो, और ये कहो कि मेरा सामर्थ्य नहीं है,
ना मेरा इतना ज्ञान है कि मैं इस तरह के प्रश्न को सोल्व कर सकूं। हे गुरु महाराज, आप इस सॉर्ट आउट करो कि मैं क्या जवाब दूं। माँ सरस्वती से प्रार्थना करो, देवी से प्रार्थना करो, जिसको भी मानते हो उससे प्रार्थना करो आप, कि आप ही इस प्रश्न के भंवर जाल से बाहर निकालो मुझे, और इस व्यक्ति की मदद करें जो हमारे पास प्रश्न लेकर के आए। मैं अक्सर यही करता हूं, टिपिकल प्रश्न, ऐसे धर्म संकट वाले प्रश्न में, छोटे मोटे में मैं साफ कहूं मैं नहीं करता हूं, पर हाँ ऐसे टिपिकल जहां पर जीवन मृत्यु का प्रश्न, मैं जरूर ये प्रार्थना करता हूं, आप लोग भी कीजिएगा, आपको मदद मिलेगी। मुझे हमेशा मिली है, कई बार सूत्र के हटकर के भी मुझे मदद मिली है। सूत्र से हटकर के मतलब होता है कि दिल कहता है कि यार हो जाना चाहिए बेचारे का काम, पर सूत्र कह रहा है मामला गड़बड़ है। फिर यार ये सोचता हूं कि ये बेचारा क्या सोचेगा, इसके ऊपर क्या बीतेगी। भगवान को ही तो सही सूचना इसके पास आ जाए किसी तरीके से, बेचारे को कुछ तो राहत मिले, और कुछ ना कुछ तो राहत मिली है, और कई बार 100% राहत मिली है। और मेरे प्रश्नों के उत्तर ना में आ रहे थे जो कि हाँ में भी कन्वर्ट हुए। तो मैं कई बार, वैसे तो हर कुंडली देखने से पहले भगवान से, प्रभु से प्रार्थना करें कि सद्बुद्धि दे, और कोई भी गोचर के अंदर कोई पाप ग्रह चल रहा हो दिमाग के ऊपर से, नक्षत्र में से, उसका पाप प्रभाव कम हो जाए और हम सही सही फैसला कर पाए। तो ये चीजें हैं खोया पाया का। उसमें गुरुजी बात आती है उस केस में जो नेवी वाला केस था, तो किस तरह का कुछ है याद आपको, कैसा आ रहा था? केस याद नहीं है। मैं ना अक्सर डायरी में लिखता हूँ कुछ केसेस को, स्पेसिफिक केस, वो केसेस जहां पे मैं फेल होता हूँ उनको जरूर लिखता हूँ, क्योंकि मेरे लिए वो सर्च का इंजन, गूगल सर्च चालू हो जाता है वहीं से। जहां मैं फेल होता हूँ वो जरूर लिखता हूँ, और जहां मैं बहुत अच्छी तरह पास होता हूँ मैं बिल्कुल नहीं लिखता हूँ। या कोई नई चीज, कोई ऐसा सूत्र जिनको मैं काफी समय से पढ़ रहा था पर अप्लाई पर फर्स्ट टाइम किया, मैं फर्स्ट टाइम में अप्लाई करा और फर्स्ट टाइम में पास हुआ, तो मेरा ये मानना है कि शुरुआत अच्छी हुई है। तो मैं उसको लिख लेता हूं कि भाई ये सूत्र भी कामयाब है, फिर मैं उन सूत्रों को बार बार लगाने का प्रयास करता रहता हूँ। हाँ, जिसमें अगर मैं फिर फेल हो जाऊं 2-3 बार, तो फिर उसको मैं साइड में करता हूँ, फिर मैं खोज करता हूँ कि भाई कोई इसके अलावा भी बेस्ट सूत्र है क्या, कुछ मिसिंग है। हाँ, और जब तक मुझे सूत्र नहीं मिलता तो फिर मैं सवालों का जवाब नहीं। अच्छा, पूरा सिस्टमेटिक किया हुआ है आपने अपने आप को। देखो सचिन, मेरा ये मानना है, जीवन के अंदर है ना, अगर आप एक अच्छा ज्योतिषी बनना चाहते हैं तो आपको एस्ट्रोलॉजी को एक प्रोजेक्ट की तरह काम करना चाहिए। जैसे हम फिजिक्स में कोई मॉडल तैयार करते हैं, जैसे हम कोई प्रोजेक्ट तैयार करते हैं इंजीनियरिंग में, कि हम बार बार देखते हैं कोई गलती तो नहीं, इट्स वर्किंग और नॉट वर्किंग, के काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। फिर हम क्या करते हैं कि बार बार रिजल्ट्स को लेकर के आते हैं और फिर उसका मीन निकालते हैं कि कितनी बार वही आ रहा है ऑन एवरेज, तो ऑन एवरेज उसके रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं, तो इसको भी हम डिफाइन करते हैं, देखते हैं, बार बार चेकअप करते हैं कि ये चीज सही जा रही है कि नहीं जा रही। नहीं जाती है तो भाई फिर तो छोड़ दो, वो सूत्र काम का नहीं है, चाहे वो फिर कितनी भी अच्छी पुस्तक में क्यों न लिखा। ये मैं अपना अनुभव बता रहा हूं, मैं, बाकी आप लोग अपने अपने जो मर्जी करें। भाई देखिए, सीधी बात है, मेरी यार प्रताप जी से आज बात हो रही थी, तो मैं वही उसी विषय पे चर्चा कर रहा था, कुछ ओल्ड टेक्स्ट की भी बुक्स में रीडिफाइन करने की आवश्यकता है।
और हमें कॉमन सेंस का इस्तेमाल करते हुए भी बहुत सारी चीजों को समझना। अगर कोई फार्मूला काम ही नहीं कर रहा है तो उसको छोड़ देना चाहिए। मेरा अपना ये मानना है, चाहे वो कितनी भी अच्छी पुस्तक से क्यों ना लिया गया हो। आप मेरी अगर एक पढ़ेंगे तो एक क्लास में मैंने स्पष्ट रूप से कहा है, और मैं कई बार कह चुका हूं, कि मेरा भी कोई फार्मूला अच्छा ना लगे तो उसे तुरंत छोड़ देना। जरूरी नहीं है कि मेरे सारे फार्मूले एग्जैक्टली आप पर काम करें। हाँ, अपनी तरफ से मैं ईमानदार हूं, ईमानदारी से आप लोगों को दिया है और ईमानदारी से ही देता रहूंगा। मतलब जो मैंने एक्सपीरियंस गेन किया है उसको ईमानदारी से। देखिए सचिन, बहुत आसान है अगर मैं बुक से उठाऊं और उसके एक नोट्स तैयार करूं और आपको मैं दे दूं। बहुत इजी है, बहुत इजी है। आज मैं आपके सामने आ गया, मुझे ना तो प्रताप जी ने बोला, ना जगदीश जी ने बोला कि वो फसल कहाँ से लेके आएंगे। अब मुझे तो फसल का आइडिया नहीं था। ना प्रताप जी ने कहा, ना रत्ना जी ने बोला। प्रश्न आया ना, विदाउट किसी प्रिपरेशन। आते ही मैंने बोला, प्रदीप जी कोई भी प्रश्न है आज बताओ किस पे डिस्कस करें। इसका मतलब मैं बिल्कुल खाली दिमाग है। जिस दिन मेरा फुल कॉन्फिडेंस काम कर रहा है ना, तो समझ लो मैं खाली दिमाग आया, सीधा आया और बैठ गया। मेरा जिंदगी का एक्सपीरियंस देख, उससे क्या होता है, मैं अगर साइड में अगर लगा लू ना तो मेरा कॉन्फिडेंस हिल जाता है। क्योंकि मुझे लगता है कि मैं जो बोल रहा हूं उसमें गलती तो नहीं कर रहा हूं, बार बार सेल्फ डाउट। पर जो मेरे आजमाए वो फार्मूला होगा, वो तो सेल्फ डाउट का मतलब ही नहीं बनता। तो मैं वही दूंगा। अगर मैंने D16 चार्ट करवाया और मुझे उनके देवताओं के बारे में कंसेप्ट क्लियर नहीं है, इसलिए नहीं कि मुझे समझ में नहीं आते, इसलिए बल्कि मैं देना नहीं चाहता, तो मैं नहीं कराऊंगा। ना मैंने D60 के 60 देवताओं की बात करी, ना D16 के 16 देवताओं की बात करी, ना D20 के 20 देवताओं की बात करी, क्योंकि मेरा उनके साथ विरोधाभास है। भाई जब अपन याद नहीं कर सकते तो अपन कैसे दूसरे से उम्मीद करें भाई वो भी याद करेंगे। और जब हम किसी को सामने, जब हमारे सामने कोई प्रश्न आता है, मैं उसको नहीं लगा के बैठता हूँ, तो मैं कैसे अपने स्टूडेंट को ये सिखाऊं कि भाई तुम लगा लगा के बैठे रहो। बिल्कुल सही। जिन लोगों ने मेरे घर पर आकर के देखा है, मेरी तो टेबल खाली है, मेरे यहाँ तो वो पेपरों में एग्जाम में जो पर्ची लगाते हैं दाएं बाएं से, वो वाला भी सिस्टम नहीं है कि कोई आया निकाल के देख लो, अच्छा भाई ये सूत्र काम कर रहा है, कौन से देवता कहाँ से देवता, वो तो नहीं होता ना। बिल्कुल लॉन्ग टर्म ऐसे ही में। प्रश्न है। बिल्कुल। मैं कई बार आप लोग पूछते हैं कि ये वो, मैं कहता हूँ देखो भाई इस मामले में अपना कंट्राडिक्शन है। जो जितना आता है उतना पढ़ाऊंगा, जितना नहीं आता मैं बिल्कुल उसको टच नहीं करता। जहां मैं कह रहा हूं नहीं आता है, इसका मतलब ये समझ लेना वो मेरे एक्सपीरियंस में खराब है, मैं उसे देना नहीं चाहता। ऐसा नहीं है कि मैं उसके विषय में बुक नहीं पढ़ता पहले, कि कोई डिविजनल चार्ट नहीं पढ़ाया। आज मैं प्रताप जी को ही कह रहा था कि भाई मैं कोई फार्मूले बना के नहीं लेके आता, कि मैं बैठता हूँ और फार्मूले आते हैं और मैं नया एक आहा कि वो मोहम्मद वाला हिसाब किताब नहीं है मेरा। वो ऊपर पहाड़ी पे जाता है, उसको आवाज लगती है, वो नीचे आके बता देता है, फिर वही कुरान में लिख दिया जाता है। अपना वो तो चक्कर है नहीं कि अपन छत पे जाते हैं सेक्टर 14 में अपने घर की, और ऊपर से कुछ आता है और वो पर्ची बना के निकलाते हैं, आपको बता देते हैं भैया, फिर कहते हैं ढूंढ लो। हाँ, मैं सब्जेक्ट को कंस्ट्रक्ट करता हूँ, मैं उनको स्टोरीज के साथ जोड़ता हूँ, मैं उसको फिलॉसफी के साथ जोड़ता हूँ। मैं अच्छी अच्छी फिलॉसफी जब सुनता हूँ तो बैठ के शांत मन से ये सोचता हूँ क्या ये ज्योतिष में कहाँ पर यूज हो सकती है, वो मैं सोचता हूँ। ये मैं आज आपको मन की बात बता रहा हूँ, लास्ट क्लास है इसलिए।
आप वो मैं गलती सोचता हूं। सीखते हैं। पर मैं ऋषि के सूत्र के साथ हेर फेर नहीं करता। पर हाँ, जब मैं समझा रहा होता हूँ, वो कई बार लगता है कि ये ऋषि का सूत्र नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट तो बोल नहीं रहा होता श्लोक के रूप में, तो वो नहीं, कई बार लगता है कि नहीं है। पर है तो सब ऋषियों की देन भाई, मैं कोई अपनी तरफ से तो बना के लाया नहीं। अपनी तरफ से बना के लाता तो पिटता। हाँ, वो 2-4 दिनों के बाद वो फॉर्मूला चेंज हो जाता। हाँ, गलतियां होती तो मान लो, अगली बार सुधार करो, सुधार से बढ़ाओ, क्या दिक्कत है। हम्म, बता दो भाई, पिछला वाला मामला इतना बढ़िया नहीं था, हम्म, ये वाला ज्यादा बेटर है, लगा के देखो। बिल्कुल। हाँ रत्ना जी। हाँ जी सर, जैसे लापता के लिए हम बात कर रहे हैं, तो डायरेक्शन भी पता कर सकते हैं कि किस उसी सेम सिटी में है या कहीं बाहर गया है, दूसरे शहर या गांव। रत्ना जी और सिंपल सा मैं, आपको हर ग्रह की डायरेक्शन पता है ना। जी। आपने वास्तु में सीखी, मेरे से सीखी, सब जगह सीखी। हम्म, जब भी बात डायरेक्शन, चाहे वो ससुराल की डायरेक्शन का मैटर हो, चाहे भागे हुए बंदे की डायरेक्शन का, जहां डायरेक्शन आ गई, आपने ये देखना है कि कौन सा ग्रह बता रहा है, उसी की डायरेक्शन में बनना है, उसी की डायरेक्शन में बनता है। नहीं समझी। जैसे मान लीजिए शनि अगर लगन में ही बैठा है, और शनि तो दिग्बली होता है 7वें में। ना, फिर आप कंसेप्ट को नहीं समझे। शनि लेके थोड़ी आ रहा है उसको। अच्छा, वो कारक तत्व और वो सारा देखेंगे, चंद्र क्यों? और वो सब, उस क्वेश्चन के ऐसे अकॉर्डिंग। नहीं कि शनि अगर लगन में बैठ गया तो ऐसा हो जाएगा ना, ये गलती मत खा जाना, बिल्कुल फंसवा दोगे फिर तो। ऐसा नहीं गलती करनी। जो मैंने वीडियो में ना, सुनना पड़े ध्यान से कि मैंने क्या बोला है। नहीं, वो याद आ गया, चारों वही पॉइंट हैं, कारक तत्व, लगन और चंद्रमा और हाँ, जमीन। सिंपल। जमीन का था और मंगल। कभी भी दिशा की बात आ जाए, बिल्कुल ना करो। वही दिशाएं मेरे भाई, कोई नई दिशा नहीं है। मंगल हमेशा साउथ को ही दिखाएगा, शनि हमेशा पश्चिम को ही दिखाएगा, गुरु ग्रह हमेशा ईशान कोण को ही दिखाएगा। वो बिल्कुल निश्चिंत रहनी है। जैसे कोई पूछे कि मेरी ट्रांसफर किस दिशा में होगी या मैं घर किस दिशा में बनाऊं, तो तब भी अक्सर चौथा। अक्सर अक्सर रत्ना जी, मैं यहाँ पे थोड़ा सा, घर किस दिशा में बनाऊं, इस सवाल के जवाब से बचना चाहिए। अच्छा, गुड़गांव में मतलब किस दिशा में बनाएगा, किस दिशा में बनाएगा। नहीं, सिटी से ज्योतिष बाहर में, जाए। ज्योतिष में जन्म स्थान को रेफरेंस पॉइंट माना है। हाँ जी। अब प्रदीप जी कहें कि मैं विदेश में रहता हूँ, बिल्कुल जमता भाई, विदेश में रहते हैं, गुजरात में रहते हैं, यूपी से संबंध है और गुजरात में रहते हैं, तो विदेश में ही रहते हैं। यूपी की कल्चर और गुजरात की कल्चर जमीन आसमान का अंतर। मैं भी तो हूँ उनकी साउथ कुंडली में। में जब भी देखेंगे तो आपको विदेश योग प्रतीत होगा। अच्छा, तो ये कुछ चीजें कॉमन सेंस से हैं, वो हमें देखनी पड़ेगी। अब मैं मान लीजिए मैं नारनौल से बिलोंग करता हूँ, अब मैं यहाँ पर कहूँ कि मैं किस दिशा में बनाऊं, मैं पहले ही नारनौल से पूर्व दिशा में बैठा हूँ, फल फूल रहा हूँ, तो मैं पूर्व में बना लूं। दूसरे कहें, हमेशा क्लाइंट को बोलिए आप अपने एक्सपीरियंस के आधार पर सेलेक्ट करो कुछ चीजें। नंबर 1, तुम्हें इतने सालों तक पैसा किसने दिया है। नंबर 2, किस सोर्स ऑफ इनकम से तुम्हें पैसा कमाने में आनंद आ रहा है। मैं कुछ मुद्दे की बातें बता रहा हूं आपको, उसके अलावा भैया कहीं नहीं जाना चाहिए। कि कुंडली में भी दाएं बाएं दिखा रहा हूं, कहीं नहीं जाओ, मेरा अपना ये मानना है। जो बहुत अच्छे से आपको नर्चर कर रहा है, जो आपकी पालना बहुत अच्छे से कर रहा है, नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट, या जिसको काम करने के बाद जो पैसा मिल रहा है, थोड़ा या ज्यादा का प्रश्न नहीं, आपको एक आनंद की अनुभूति हो रही है, आपको एक सफलता की अनुभूति हो रही है, वो चीज आपकी अपनी है, वो आपकी सफलता की डायरेक्शन समझो।
मतलब बिल्कुल आप करेक्ट। कभी कभी हम काम तो करते हैं, कमाते तो है, पैसा आ भी जाता दाएं बाएं से, वो मजा सा नहीं आता। ऐसा लगता है पैसा आ तो गया फ्री फोकट में, 50,000 60,000 कमा तो लिए, पर उसमें मजा नहीं आया, तो समझो वो हमारा नहीं। तो ऐसे ही घर के विषय में, जैसे न्यूमरोलॉजी का विषय में भी मेरा कंट्राडिक्शन है। कोई भी न्यूमरोलॉजी में कोई फार्मूला सेट नहीं है कि किस व्यक्ति के नंबर के साथ कौन सा नंबर सेट बैठेगा। ये मैं हार्ड फैक्ट बता रहा हूं आपको, अंदर की बात। कोई सेट नहीं, उसका एक्सपीरियंस। मुझे आज तक इतने लोग मिले, कोई कहता है जी मैं फलाने नंबर और फलाने नंबर का हूं, मेरी गाड़ी नंबर ही है। मेरे साथ इत्तेफाक रहा है, मेरे को मैक्सिमम व्हीकल जो मिले हैं बिना चॉइस के, ऑलवेज नंबर 7। ये फर्स्ट टाइम मेरी गाड़ी नंबर 9। मेरी जैसी मंगल की दशा लगी 9990, बताओ क्या गाड़ी नंबर मिला? टोटल 9। अकल नहीं, और मंगल की महादशा जैसी लगी बताओ। सर मैंने चेक किया न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी, जिनका जन्म जैसे डेट ऑफ बर्थ है जो, और वही मूलांक निकल के आता उधर, मतलब उसमें एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से वही ग्रह की दशा चल में वो पैदा होता है। जैसे 14 है, 5 आया वो मरकरी की दशा, अगर 4 की डेट है वो राहु की दशा, 3 4 कई सारे रत्ना मैंने जी, ऐसे प्रैक्टिस किए। रत्ना जी मैं 3 और 3 नंबर हूँ, इसमें बहुत कंट्राडिक्शन है। और मेरा नहीं। जन्म केतु की दशा में हुआ। हाँ तो 3 तो जुपिटर का ही है आपका, तो जुपिटर ही आपका अच्छा तो है, नॉलेज दोनों तो साइड फिर दोनों गुरु तरफ से। नहीं, वो एक अलग बात है, मेरा अच्छा है या नहीं है, अच्छा है। पर अच्छा आपने आ कहा गया, कि वो दशा जो उस है जन्म दशा में दशा उसी पैदा ग्रह से। होते हैं। हाँ तो मैं तो केतु में हुआ हूँ। केतु में हुए तो गुरु से कनेक्टेड आ गया ना। गुरु से तो कनेक्टेड है केतु। वो 7 नहीं नंबर का मतलब है, मोस्टली हाँ केतु तो 7 नंबर है ना। केतु 7 नंबर है, तो आपका या हाँ, तो भाग्यांक होगा 7, नहीं है कुछ बिल्कुल भी। नहीं, 3 नंबर मूलांक, भाग्यांक 7 नंबर, और लाइफ पाथ नंबर भी 3। और कुआ नंबर। आप कमल से पढ़े हैं, कमल मेरा बचपन का दोस्त है, उसको ईच एंड एवरीथिंग मेरे बारे में पता है। मेरे लाइफ के इवेंट्स को कमल बहुत अच्छे तरीके से जानता है, क्योंकि हर लाइफ के इवेंट में वो शामिल रहा है। तो आप उससे कभी पूछना, उसको मेरे न्यूमरोलॉजी सारा पता है, और मैं कभी कभी उससे भी मजाक कर लेता हूँ इस मामले में। नहीं सर, मैंने कई एस्ट्रोलॉजी से कनेक्ट किया है, मेरा कई बार नहीं, वो सही अच्छी मतलब बात है। इसी आप में आ गया, आप इसीलिए प्रयास करो एस्ट्रोलॉजी आई। रत्ना जी, हम आपको डिमोरलाइज बिल्कुल नहीं करेंगे। आप प्रयास करो, आगे बढ़ो, नए एक्सपेरिमेंट करने चाहिए और होने चाहिए, मेरा ये मानना है। हाँ, वही मैंने कुछ कुछ में देखा है, अब सबका तो नहीं मैं कंफर्म कर सकती। नहीं नहीं, मैंने तो मेरा आपको बताया वो ना आ वो। गई न्यूमरोलॉजिस्ट, आ गई स्वाति। नहीं, मैं अब न्यूमरोलॉजिस्ट के विषय में कुछ नहीं कहूंगा, हम ही लोग नहीं नहीं, पढ़ाते हैं, हाँ हम ही जी वो न्यूमरोलॉजी के बस। कोर्स कराते हैं, तो अभी हम कुछ नहीं कहेंगे इस विषय पे। चलिए पढ़ते रहिए, एंजॉय की साइंस है, गुरुजी एंजॉय मेरा करिए एक उसमें। क्वेश्चन है। जी जी सीमा जी। गुरुजी जैसे अभी थोड़े टाइम पहले मेरे पास जो काम करती है हेल्पिंग हैंड जो है, उसका हस्बैंड लापता हो गया, तो मैं उसको कैसे चेक करूं? देखिए, क्या उन्होंने प्रश्न आपसे किया? नंबर 1 बात, नहीं नहीं, उन्होंने नहीं किया, हम उन्हें नहीं नहीं करते। पता। हमारा अच्छा डिपार्टमेंट बिल्कुल पुलिस डिपार्टमेंट की तरह है। चाहे थाने के सामने से जेब पर जाओ, पुलिस वाले के सामने, वो जब तक कोई एक्शन नहीं लेगा, जब तक उसके पास कोई कंप्लेंट लेके नहीं आएगा, अच्छा जब तक हमसे कोई प्रश्न नहीं पूछ लेगा, हम सेल्फ क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। ठीक है। ठीक है ना? अगर जी वो पूछता है तो आप जरूर फिर इन्वेस्टिगेट किया जा सकता है। देखिए, कई कारण होते हैं, पति नहीं मिला है, हाँ जी, नहीं मिला।
गांव में जाने के लिए बस में बिठाया था, वो गांव नहीं पहुंचा, पुलिस ने भी कंप्लेंट करवा दी, सब चीजें करवा दी हैं, गांव में पता कर लिया, वहां भी नहीं पहुंचा, यहाँ भी नहीं पहुंचा, दोस्तों देखिए के दो ही पास। बातें हो सकती है सीमा जी, ये किडनैप के तो खैर केस नहीं होते इन केसेस में। नहीं, हाँ, गरीब आदमी को कोई किडनैप नहीं करके राजी, या तो उनके साथ कोई मिसहैपनिंग होती है या वो खुद ही भाग जाते हैं, दो में से एक ही काम। सर अभी का प्रश्न कुंडली लगा के हम लोग इसको चेक कर सकते हैं क्या? जैसे नहीं, सीमा जी ये सवाल पूछ रही है। सीमा जी को पूछ रही है, सीमा जी का कोई ब्लड रिलेशन नहीं है उनसे, और ना जातक का, जिसके हस्बैंड खोया है उसको भी नहीं पता ये प्रश्न पूछा जा रहा है। अर्ज लेवल प्रश्न में ना, अर्ज लेवल बहुत इंपॉर्टेंट ये है। सर अर्ज है ही नहीं, अर्ज जिनका खोया है उनकी तो सुनवाई ही नहीं। अब सीमा जी है, सीमा जी को तो एक सिंपैथी है कि उनके यहाँ पर काम कर रहे हैं, तो चलो भाई एक सिंपैथी, ह्यूमन बीइंग के नाते एक सिंपैथी क्यूरियोसिटी है अपने चेक करने की, एक सिंपैथी भी होती है प्रदीप जी की, भाई चलो बेचारे का मिल जाए, वापस आ जाए। अब सर इसी में हम कहेंगे कि जैसे मान लीजिए उस महिला को पता ही नहीं है कि इस तरह का कुछ होता है या कुछ हो सकता है, तो क्या इसमें कुछ नहीं कहा जा सकता जब तक वो सामने वाला, वो सब दैविक कृपा है। ये आप जब तक गॉड से कनेक्ट नहीं होते हैं वो उससे तब तक आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलता है। ये केपी उसमें भी है, हररी में यही है, आप डायरेक्ट आंसर नहीं दे सकते, डिवाइन नॉलेज आ जाती है, हेल्प। देखिए कहते हैं ना, हम जब पुरानी पुस्तकें पढ़ते हैं कि विधि के विधान में हाथ नहीं देना चाहिए खामखाई का, उसमें दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए, नहीं भगवान भी बुरा मानता है। हर एक का अपना एक कर्मा का साइकिल चल रहा है, उस साइकिल को चलने दो, उतना ही इंटरफेयर करो जितना वो आपसे मांगने आया है। भगवान ने आपके पास उसको भेजा है और उतनी ही मदद के लिए भेजा है, उतना ही दो। ज्यादा चक्रों में पड़ोगे तो परेशान होगे। जब मैं शुरुआत में आए तो मैं बहुत इमोशनली अटैच्ड हो जाता था लोगों से और परेशान खुद ही होता था, क्योंकि ये भी कहते हैं ना, जो क्वेश्चन किया उसका ही आंसर देना है, दूसरा आंसर देना ही नहीं है, देना ही नहीं। ये मेरे कुछ सटीक सिद्धांत हैं जिनको मैं हर क्लास में बार बार कहता हूँ। नहीं, सब हररी में यही है, केपी में भी यही है। सर इसमें सर दो चीजें बची हैं, एक तो कि खुद से भाग गया और दूसरा भटक गया। मान लीजिए कोई बच्चा निकला कहीं भटक गया। आज के जमाने में कोई नहीं भटकता, आज के जमाने में भाग जाता। सर मेला में गया, बच्चा है, भटक गया, खो गया। बच्चे का प्रश्न अलग है, बड़े व्यक्ति का प्रश्न अलग है। देखिए बच्चा भी खोएगा, बच्चा भी खोएगा, अगर सही हाथ में लगेगा तो लौटेगा। वो लोग पुलिस में जाएंगे, कंप्लेंट करेंगे कि हमें बच्चा मिला है, आज नहीं तो कल मिलेगा, पुलिस वाले अपने एक्शन में आएंगे। इनकी एक अलग ब्रांच होती है, बच्चे को मामले में इनका टोटल अलग हिसाब किताब है। नंबर दूसरी बात, अगर उसकी मंशा गलत है उस व्यक्ति की, तो एक प्रकार से वो बंधन योग है, चाहे वो भीख मंगवाए या उससे काम कराए या अपने होटल पे सफाई का काम कराए, कुछ भी मंशा हो सकती है, तो उसे कहते हैं बंधन योग, कि वो बंधन में है। अब आप लोगों ने बंधन योग देखना है कि वो बंधन योग का आप प्रश्न में बन रहा है कि नहीं बन रहा है। बंधन का क्या मतलब है? बांध लिया है जिसने। अब कौन कौन से बंधन योग है? जितने भी हमारे यहाँ नेगेटिव योग बनते हैं, सिंपल एक्सप्लेनेशन, विष दोष, गुरु चंडाल दोष, काल सर्प दोष, पितृ श्राप दोष, ये सब बंधन है। बंधन का मतलब किसी ने आपको पकड़ लिया, आप आगे बढ़ना चाहते हो, वो टांग पकड़ के बैठा हुआ है। तो बंधन क्या है? आप अपने घर पे लौटना चाहते हो, पर वो मालिक किसी तरीके से आपके ऊपर कब्जा करके बैठा है, चाहे वो डरा के, धमका के या कुछ भी XYZ करके। मैं उस चीज में नहीं जाऊंगा। अगर बच्चा है तो, या बहला के, फुसला के उसको, या बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं करता, आप उसको बढ़िया टीवी दिखा रहा है, डांस दिखा रहा है, वो अपने सफाई भी करता है और बढ़िया खाना भी खाता है, उसके यहाँ काम भी करता है, सोता भी है, उसका अपना काम निकल रहा है 3 वक्त के खाने में, तो ये भी हो सकता है।
पर खुद से भागा हुआ व्यक्ति द्वादश भाव के साथ संबंध बने तो वो खुद से ही भागा हुआ होता है। यस सर। जब तो 12वें भाव को वनवास कहा जाता है। जंगल में भागी, जंगल का मतलब एक ऐसी जगह जहां पता ना चले कौन आदमी कहां भाग गया। हाँ, ये होता है कि प्रताप जी कभी कभी घर में इतना विवाद फसाद हो जाता है और कभी कभी लोगों का पैसा मार के भाग जाते हैं, कई तरह के अलग अलग मामले। और कुछ लोग षड्यंत्रबाज होते हैं, बड़ा भारी चक्कर है। एक मेरे पास हस्बैंड वाइफ आए और लेडीज कहती है मेरा हस्बैंड देखो जी एक चिट्ठी लिख के चला गया और पता नहीं कहाँ भाग गया। अब वो चिट्ठी लिख गया और वो लेडीज मुझे अच्छी तरह से जानती थी और उसे पता था कि पंडित जी सेक्टर 14 वाले बड़े फेमस हैं, कि मैं जाऊंगी वहां पर और कहूंगी देखो मैं तो पंडित जी के यहाँ पे पूछने के लिए आई थी कि मेरा हस्बैंड खो गया। हस्बैंड पैसे लेके भाग गया। और वो जो चिट्ठी लिखी, मैंने कहा तुम तो बता रहे थे कि मुझे कई चीजें याददाश्त बहुत तगड़ी है, कई मामलों में कई टाइम में तो मैं बड़ा डफर हो जाता हूँ। मैंने कहा तुम तो कह रही थी आदमी पढ़ना लिखना कुछ नहीं जानता, तुम गाड़ियां पकड़े थे पिछले 2 साल पहले आए थे तो। मैंने कहा राइटिंग तो बड़ी अच्छी है। तो वो हैरान हो गई कि पंडित जी ने पकड़ लिया ये तो। कह रही थी मुझे नहीं पता है उसमें। मैंने कहा तू तो कहती अनपढ़ है। वो कह रही हाँ है तो अनपढ़। अब मैं भी हैरान हो रही हूँ, मतलब चालाक इतनी, बस पूछो मत आवश्यकता से नहीं। अरे मैंने कहा किसी के पैसे पूछ लेके तो नहीं भाग गया? कह रही नहीं। मैंने कहा वो वहां से भाग ली। 2 दिन बाद सूचना आई कि पट्टा सबसे वो कमेटियां नहीं होती कि आजकल चलती रहती कमेटियां, तो पैसा जमा कराओ, हर महीने कोई देता रहता वो, तो कमेटियां इकट्ठी कर दो। इकट्ठी करके भाग गया। और लेडीज कहती देखो जी वो तो पर्ची लिख गया पुलिस में, और देखो जब मेरे को कोई खबरदार कोई मेरे पास आया तो मेरा तो बंदा ही भाग गया कहीं, और उन्हीं पर लिख दिया कि इन्होंने भगाया है। इनके डर से भाग गए। तो कई लोग बड़े अलग ही तरह के सुरूर होते हैं, क्या तो जरूरी नहीं भाग वाले केस अलग होते हैं। वो आए, मैंने कोई प्रश्न नहीं देखा, मैं उसी से क्वेश्चन पूछता रहा भाई वो भागेगा क्या। पहले तो मैं ये सोचा ये बहुत तंग करती है, बहुत गाली गुली बकती है उसको, तो हो सकता है भाग गया हो, इसी से भाग गया हो सोच समझ करके कि आज तो भाग लो मुक्ति पा लो। और बाद में धीरे धीरे पता चला वो और ही ज्यादा उस्ताद निकले, लोगों के पैसे लेके ही भाग गए। और जैसे भागने वाला केस मैंने बताया ना, वो हमारे स्टूडेंट के फादर का था, वो एक बहुत ही अल्टीमेट था। वैसे मेरे पास कई ये आए हैं इस तरह के, पर भगवान के आशीर्वाद से भागे वो तो सारे वापिस आ गए मेरे पास। अब ये एक संजोग है, ये एक संजोग है। कोई ऐसा नहीं रहा जो नहीं मिला, आ गया घूम, कोई तीसरे दिन, कोई 5वें दिन, कोई मामा के यहाँ मिल गया, कोई चाचा के यहाँ मिल गया, कोई दोस्त के साथ भागा। एक लड़का बॉम्बे में हीरो बनने के लिए भाग गया था और बॉम्बे ही भाग गया था। फिर वो वापिस आ भी गया जब सारे पैसे पूछे खत्म हो गए पट्टे के जो है, फिर वो वापिस भी आ गया। और फिर पकड़ा गया वहां पर, रेलवे पुलिस ने पकड़ा, तो फिर उन्होंने कहा आप फोन लगाओ मेरे घर पर। फोन पे कहा ये तुम्हारा बच्चा है? उन्होंने कहा हाँ हाँ। घर वाले तो बड़े बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। अच्छे परिवार का था, मैं अच्छे परिवार की बात कर रही हूँ। तो उन्होंने पुलिस वालों को कहा 10,000 रुपए देंगे, इसको कहीं मत जाना। फिर तुम्हें पता था पुलिस वालों को कहते थे एकदम प्योर सिक्योरिटी मामला ये। फिर वो वहां से जाकर के लेकर के आया, पर वो भी मिल गया। उसमें भी पंचम भाव का उसमें बड़ा भारी है, वो आ रहा था। मैं डायरी, पुरानी डायरी में लिखा है मैंने कि पंचम का पता नहीं कि किसका मेल था उसमें, मतलब पंचम भाव बहुत एक्टिव आ रहा था। तो मैंने यही कहा था कि किसी मित्र के साथ भागा है मौज मस्ती के लिए, मुझे आज भी वो याद है शब्द। वो वापिस आ जाएगा जब पैसे खत्म हो जाएंगे। मैं पैसे लेके भागा है, तो वो 20,000 रुपये लेके भागा था। 20,000 रुपये लेके भागा था घर से। वो जैसे जैसे खत्म हो गए वापिस आ गए, तो आ नहीं था।
पर मुझे नहीं पता था वो हीरो बनने भागा है। ये बात मैंने नहीं बोली थी कि हीरो बनने भागा है। देखो मैं स्पष्ट कहता हूँ, मेरे माइंड में भी नहीं था। पर जब वो घर आ गया, उनके घर वालों ने मुझे बताया, मैंने कहा भाई उन्होंने बताया कि गया किस लिए था? तो कहते थे हीरो बनने गया था। आपने पूरी बंबई घूमी आया और अपने वापिस आ गए। सर प्रश्न कुंडली में एक चर्चा होती है जीव, मूल और धातु की। जीव, मूल और धातु, देखो सिंपल बात है, इसमें भी कॉमन सेंस की बहुत बड़ी बात है जी। जीव मैंने इंसान, मूल मैंने प्लांट, और धातु मीन्स मेटल। मूल से ही औषधियां देखी जाती हैं, मूल से प्लांट्स देखे जाते हैं। मतलब जो स्थिर है पर प्राणवान है, जिसमें प्राण है पर दिखाई नहीं देते। भाई प्राण तो है पर दिखाई नहीं दे रहे। पशु पक्षी जानवर प्राणवान है, पर जीव क्या है? जीवन जिसके अंदर है, परंतु यहाँ हमने पौधों को जिसमें जीवन है उनको अलग कर दिया, उनको मूल से जोड़ा गया। जैसे खेती बाड़ी का आज प्रश्न था, ये मूल से संबंधित था, है ना। खेती बाड़ी का प्रश्न हो गया, आजीविका का प्रश्न हो गया। ये कॉमोडिटी है, सोना चांदी, मेटल्स, तांबा लोहा, ये सब धातु के अंतर्गत आते हैं। ये उसमें आते हैं जीव में पर्सनल लाइफ, पति पत्नी संतान, ये सब जीव से संबंधित। तो जीव, मूल और धातु। इसका प्रयोग कहाँ पे होता है सर? ये मूक प्रश्न में क्या? ये मूक प्रश्न में भी होता है। ये मूक प्रश्न में भी होता है कि प्रश्न किससे संबंधित है। तो ये बहुत कॉमन सेंस वाला मामला है। ये जो मैं आप लोगों को करा चुका हूं ना, ये निचोड़ उसका वही निकल करके आता है। तो पहले मैं कराता था यही, जब मैं लाइव क्लास में था, ये जो जीव, मूल और धातु से ही मैं कराता था। पर फिर जब से मुझे इससे भी आसान टेक्निक समझ में आई, तो फिर मैंने वो छोड़ दी। मैंने उसको फिर उपयोग करना ही बंद किया, क्योंकि वो मुझे याद नहीं रहती थी जीव, मूल, धातु वाला मामला। जब मैं, देखिए जी, वो जो प्रैक्टिकली आपके काम है ना, हमारे दादा साहब कहते थे कि विद्या कंठ पैसा अंठ। जो विद्या वही जो कंठ में है, आपके गले में है, और पैसा वही जो तुम्हारी जेब में है। बाकी तुम्हारे घर में कितना करोड़ों तक पड़ा है कोई मतलब नहीं। मेरे घर में मैं कहूँ जी, इतने बुक्स पड़ी हुई हैं, और क्लाइंट को कहूँ देखो ये बुक्स देख लो और उसी हिसाब से मुझे फीस दे जाओ, वो कहेगा यार मुझे क्या लेने देना। वो तो हम उसको जो बताएंगे ना, उस आधार पर मुझे मिलता है। तो जो हमें याद होगा और जो बहुत एक्यूरेट होगा, आपको शाबाशी उसी बात पे मिलती है। तो जैसे आज ही मैं कह रहा था, आपने बहुत सारे फार्मूले छोड़ दिए। अब शुरू में तो कोई ऑप्शन था नहीं सिवाय किताबों के और उसके, और हमारे टाइम में दूसरा कोई व्यक्ति जल्दी से हाथ पकड़ने भी नहीं देता था। सिखाने की तो बात ही भूल जाओ। बहुत पहले की बात है, मैं काल सर्प योग के विषय में, एक हमारे पंडित जी होते थे, महेश मदन लाल राजस्थानी, हमारे नारनौल में बैठे थे, सिंघाड़ा के पंडित होते थे। तो बेचारे पता नहीं है कि नहीं है। वो जब कुंडली देखते थे तो उनको काल सर्प योग देखना आता था। तो हम कभी जाके बैठ जाते थे उनके पास। तो काल सर्प, तो मैंने एक दिन बोल दिया, ये पंडित जी काल सर्प योग देखते कैसे हैं? तो बताया नहीं उन्होंने। तो एक महिला जब आई पत्री लेकर के, तो उन्होंने उनको बोला कि काल सर्प योग है। तो उसको दिखा रहे वो ऐसे कर करके, तो मैंने ऐसे देखना चाहा, तो मुझे इस बात का बड़ा फील फर्स्ट टाइम कि मैंने कहा यार, एक पढ़े लिखे आदमी से मैंने कहा वो इतना, तो मुझे बड़ा बुरा लगा। हाँ, उसके भी ये बात सत्य है कि कम से कम 1 साल तक मुझे काल सर्प योग नहीं समझ में आया। पर मैं लगा रहा पीछे चीजों के, भगवान से प्रार्थना करता हुआ समझ में आया। और जब समझ में आया तो इतना अच्छा समझ में आया काल सर्प योग कि फिर पूछो मत, चाहे 4 घंटे की वर्कशॉप करवा लो मुझसे,
मतलब इतना अच्छा समझ में आया, कंसेप्ट ही समझ गए। और पर उन्होंने दिखाया नहीं। तो हम जिस समय में शुरुआत की थी उस समय तो कोई हाथ भी नहीं लगाने देता था। और फलित के मामले में तो अगर कोई पता लग जाए ना कि लड़का सीखना चाहता है तो उसको कहेंगे अच्छा भाई तुम जाओ पहले उठो यहाँ से, फिर हम अपने क्लाइंट से बात करें, ताकि वो कहीं समझ भी ना पाए कि क्या बात हो रही। तो इतनी ज्यादा सीक्रेसी होती थी। तो सूत्रों की तो बात छोड़ दो, तो किताबों में मतलब वो कहते हैं ना गिरे पड़े उठे उस तरीके से सीखे। एक बार आपको प्रताप जी याद हो जब मैंने कहा था कि प्रेडिक्शन करने से मत डरो, आप आगे बढ़ो। मैंने मोटिवेट किया था बहुत ज्यादा, और मैंने कहा था गलतियां तो होंगी ही होंगी, ये सोच करके पीछे मत हटो कि तुम्हें कोई पूछ लेगा और तुम्हें कुछ आएगा नहीं। ये केवल और केवल ब्रह्म है। ऐसा ब्रह्म पालते क्यों कि तुम जो है विद्या रागी हो और समस्त विद्याएं हमारे अंदर समाहित है, और हमसे गलती नहीं होगी, और हमसे जो प्रश्न पूछ लेगा हम उसका जवाब दे देंगे। ये तो केवल वहम की बात है। हमें ये मानना है ना, हम नहीं दे पाएंगे, फिर डर ही नहीं लगेगा, भय नहीं लगेगा। करो, आगे बढ़ो, प्रश्न का आंसर आएगा, कोई बात नहीं। आज नहीं दे पाओगे कल दे पाओगे, पर आज ही भाग लिए तो कल नंबर नहीं आएगा, कोई पूछेगा नहीं दोबारा। आज अगर फेस कर गए, जो मुकाबला कर गया सामने आकर के सीना चौड़ा करके, ठीक है छाती पे भाला तो खाएगा, पर सिकंदर भी वही बने। तो गलतियां करो, खूब करो, क्या फर्क पड़ता, हमने बहुत करी।